बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MT 622 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। आई होप सो कि इसके जो फर्स्ट 5 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप सबने बोला है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर्स को भी अपलोड किया जाए। तो आज मैंने आप सबके लिए नोट्स इसके बनाए हैं खुद। LMS आपके जो हैंडआउट्स हैं उन हैंडआउट्स से इसके नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हाईलाइट कर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हर चीज़ आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगी। आपने एंड तक लेक्चर को लाजमी देखना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उनका लेक्चर अलग से देख सकते हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोबारा से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें जस्ट मैथ की डेफिनेशन है तो वो आपने देख लेनी है। उसके बाद स्केलर पॉइंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सबसे पहले बताती चलूँ कि मैथ 622 के पेपर में डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में हो। तो कुछ छोटी सी डेफिनेशन भी आपने, चाहे वो एक लाइन की डेफिनेशन है, वो भी आपने स्किप नहीं करनी है, उसको पूरा जो है वो करना है। तो सबसे पहले स्केलर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन एंड स्केलर फील्ड क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। देन वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। सेकंड जो आपका मॉड्यूल है उसमें से। देन उसके बाद जो मॉड्यूल 3 है उसमें डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है। इसमें इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, जो डेल है ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट पूरे कोर्स में इनके मिड टर्म का जितना भी हमारा सिलेबस अभी तक हमने 22 इसके लेक्चर्स कर लिए हैं, 96 मॉड्यूल्स हमने कर लिए हैं, तो उन सब में ये डेल आपका हमेशा आपके साथ चलेगा। इसको अपने याद रखने है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z का, ठीक है। उसके अलावा जो और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। जो ग्रेडियंट फंक्शन है इसका डाइवर्जेंस एंड द कर्ल है, इनके इसमें क्या क्या यूज होता है। द डेल ऑपरेटर इज नॉट द पर्टिकुलर ऑपरेटर, इनके ये खुद कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन जब इसको जो है वो यूज किया जाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर तो वो एक वेक्टर या वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट या फिर डाइवर्जेंस कहा जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट का क्या फार्मूला है, इसको हम डेल फाई से डिनोट करते हैं। कर्ल के लिए हम डेल क्रॉस ए यूज करते हैं, डाइवर्जेंस के लिए हम डेल डॉट ए। ये छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स, अगर आप इनको भी क्लियर कर ले तो आपका ऑब्जेक्टिव तो कहीं जाने वाला ही नहीं है। देन ग्रेडियंट फंक्शंस की डेफिनेशन आपने कर लेनी है और ग्रेडियंट फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये आपने कर लेना, ठीक है। ये ग्रेडियंट फंक्शन क्या होता है, ये एक वेक्टर फील्ड होती है और डेल फाई इक्वल टू 0 कब होता है, इनके ग्रेडियंट फंक्शन 0 कब होता है, जब फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। देन मॉड्यूल 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट है, ये जो है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि विच इज ट्रू या विच इज फॉल्स, ठीक है। तो इनको आपने माइंड में रख लेना है कि इसको जो है वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और इनका जो प्रूफ है बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा छोटा, वो ये डेल की जो है ना डेफिनेशन लगाई गई है विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी और विद रिस्पेक्ट टू इनको जो है ना वो डेरिवेट किया गया और सिंपली वही फंक्शन दोबारा से हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है वो आ जाती है। तो इसके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ये शार्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इनको जो है वो आपने देख लेना। लाइक जैसे कि ये प्रूफ है इसका डेल फाई प्लस साई, ये जो है ना मैथ इसको जो है वो साई रीड करते होते हैं, इक्वल टू डेल फाई प्लस डेल साई। तो सिंपल फाई प्लस साई है तो दोनों के ऊपर जो है वो आपने फंक्शन अप्लाई कर देना है। डेल का फंक्शन यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल सी आपने अप्लाई कर देना है। एक दफा फाई के ऊपर यानी कि फाई प्लस साई, यानी एक दफा आपका फाई के ऊपर आ जाएगा, एक दफा साई के ऊपर आ जाए, दोबारा से जो इसकी राइट हैंड साइड है वो आपके पास बन के आ जाएगी। सेम इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इसमें भी बिल्कुल सेम वही पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। एक दफा फाई के ऊपर आ जाएगा, फाई और साई एक में आ जाएंगे और एक में फाई और साई और एक में साई और फाई, दोनों को अलग अलग लिख लेना है। एंड देन जो है वो आपका इसकी इक्वल आ जाएगा, एक में से फाई को कॉमन ले लेना है, एक में से साई को कॉमन ले लेना है, तो आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका फोर्थ है, इसमें भी सिंपल सी चीज है। इसमें डेल फाई ओवर 1 ओवर साई आ जाएगा इंटू 1 ओवर साई, और जब जो है वो इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट फंक्शंस तो देन आपका जो इसकी राइट हैंड साइड सिंपली इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। जो आपका फाई है उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन मस्ट कर लेनी है आपने। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपका क्विज अगर आपको याद हो तो क्विज में भी ये चीजें आई हुई थी कि डेल फाई जो है यहाँ से देख लें कि अगर वी अज्यूम ए हैज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो तो ई इक्वल टू आई होता है। और ये इक्वेशन किस तरह से बन जाती है, डेल फाई डॉट आई इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स, ओनली डेल फाई ओवर डेल एक्स आपके पास रह जाता है। इनके जब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा डेल आई
जो है ना वो जो यूनिट वेक्टर है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब जे होगा तो देन ये y की इक्वल होगा, जब k होगा तो ये z की इक्वल होगा, ठीक है। देन थ्योरम है डायरेक्शन डेरिवेटिव के रिलेटेड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फाई एक्स वाई, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डायरेक्शन डेरिवेटिव की, ये जो हमारे पास फंक्शन है फाई इंटू एक्स वाई जी, जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस की इक्वल होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसकी इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई की इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अब हमारा मॉड्यूल 6 स्टार्ट है, मॉड्यूल 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें आपको मैं आगे बेसिक कंसेप्ट भी साथ साथ देती जाऊंगी। देन डेल फाई और डेल साई आपका किसकी इक्वल होता है, डेल फाई डॉट ए की इक्वल होता है, और इसी किसकी इक्वल होता है, डेल फाई इंटू यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड फाई और ए का मैग्नीट्यूड, देन साथ में आपका क्या आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा हमेशा लाई करता है बिटवीन -1 to 1, और ये मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा इक्वल टू 1 होता है या फिर थीटा इज इक्वल टू 0। cos 0 जो है वो आपके पास 1 की इक्वल होता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा जब ये मैक्सिमम होगा। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये 0 कब होता है, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देन एग्जांपल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू, आपको इक्वेशन दी हुई है और साथ में एक पॉइंट दिया गया कि 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन ये आपके आते हैं, जरूरी नहीं कि हर तरह से हर वक्त जो है वो आपकी यही स्टेटमेंट आएगी। कभी आपको जस्ट इक्वेशन दी हुई होगी और उसको जो है वो सिंपली आपने जो है ना एवेल्युएट कर देना होगा, मींस कि डेल फाई के जो डेफिनेशन है ना वो अप्लाई कर देनी है, उसका डेरिवेटिव ले लेना सिंपली, या फिर आपको पॉइंट दिए हुए होंगे, कोई आपको साथ में डायरेक्शन दी हुई होगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जिस तरह से ये है, तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया फाई का, उसके ऊपर सबसे पहले हमने डेल फाई, यानी कि हम डेल फाई की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। डेल की डेफिनेशन बेसिकली पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई एंड पार्शियल और पार्शियल सी। तो पार्शियल और जो पार्शियल एक्स होता है वो मीन्स के इस पूरी इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये आ गया है। जैसे देखिए यहाँ पे जो बाकी चीजें उनको आपने नहीं देखना, जस्ट फिलहाल एक्स को देखना है, बाकी सब आपके पास कांस्टेंट वो एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसको डेरिवेटिव आपने लेना ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो 2x आ गया, सब वाई जेड एज इट इज आ जाएगा। देन आगे आपका प्लस है 4x जी स्क्वायर। एक्स का जब आपने ओनली एक्स पे फोकस करना है, जब आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। डी पार्शियल और पार्शियल एक्स जो है वो 1 आ जाएगा, तो देन सिंपल यहाँ पे 4g स्क्वायर साथ में आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, विद डेफिनेशन ऑफ जो डेल हमने देखी थी वो। देन इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, तो यहाँ पे वाई था वो 1 आ गया, बाकी एक्स स्क्वायर जी आ जाएगा, इसमें वाई था ही कोई नहीं, तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इसी का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू जी लिया, यहाँ पे जी ओनली 1 था तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 1 आ गया। देन जी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो 2g आएगा एंड 2 4 8 हो जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 आ गया। अब इस इक्वेशन में अब इसने जो पॉइंट दिया वो क्या दिया, 1 - 2 एंड -1, एंड डेल फाई में ये जो 1 है मींस कि x की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -2 एंड g की वैल्यू -1 है। अब इस पूरी इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज को पुट कर देना है और सिंपल आपकी कैलकुलेशन है और आपके पास ये आ जाएगा 8i - i - 10 के, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो है ना वो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड, एक जो वेक्टर है वो आपको दिया गया, डायरेक्शन एक आपको दी गई है 2i - j - 2 की, ये आपको दी गई है। इसका अब आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। डायरेक्शन दी हुई यूनिट वेक्टर इक्वल टू वो जो वेक्टर गिवन होगा वो डिवाइडेड बाय वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने लेना है। तो जब इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लिया तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 की इक्वल आ जाएगा। एंड देन सिंपली इनको इस तरह से आप लिख देंगे और आपका जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर एट द एंड आपने क्या करना है, डेल फाई डॉट ए, यानी कि जो आपका ए यूनिट वेक्टर है ना उसके साथ डेल फाई को मल्टीप्लाई कर देना। डेल फाई आपका जे निकला था 8i - j - 10 के, इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के बाद जो आपका आंसर है उसके साथ जो i और j और k के ये दोनों मतलब सब सेम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। i का जो वेक्टर है वो i के साथ, जो j वाला वो j के साथ, जो k वाला वो k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो इनके k j और ये सारे 1 1 हो जाएंगे और सिंपली साइंस चेंज होंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलसीएम लेंगे तो आपके पास 37/3 इसका आंसर है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो देन जो फाई है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, अगर ये नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग में होगा, ठीक है। इसी तरह की एग्जांपल आपके आगे भी आएंगी, एक आपको डिटेल से करवा दी, इसी तरह से आप बाकियों को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है, इसमें एग्जांपल है जो मॉड्यूल 9 और 10 है, ये भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। हैंडआउट्स भी ओपन कर लेते हैं। जो आपका मॉड्यूल जो है वो 9 है उसको हम देख लेते हैं। वेट नहीं निकल रहा जी, यहाँ पे हमारे पास ये मॉड्यूल है 9, इसमें सिंपल ये एग्जांपल है जो हमने की है यहाँ पे,
ठीक है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एग्जांपल हमने की है। द नेक्स्ट जो है इसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ही एग्जांपल इसने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। सिंपल जो फंक्शन दिया गया था उसका डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, देन उसमें जो पॉइंट दिया गया था वो पॉइंट पुट कर दिया एंड डेल फाई जो है वो हमारे पास ये निकला है। और जब आपके पास ना नहीं दिया वो होगा, जो डायरेक्शन है वो नहीं दी हुई होगी, तो फिर सिंपल जो आपका डेल फाई निकलेगा ना उसी का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपने ले लेना और वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड उसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो होगा ना उसका आपने जो है वो मैग्नीट्यूड ले लेना, तो आपके पास एक एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है मॉड्यूल 10 है उसमें भी सेम इसी तरह की एग्जांपल आपने करनी है। सिंपल जो फंक्शन दिया उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। जो पॉइंट दिया गया होगा वो पॉइंट पुट कर देना है। यहाँ पे आपने ना वैल्यूज को निकाल लेना है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, तीनों क्वेश्चंस को ले लेना है और इसको जो है ना वो सॉल्व करना है और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की 24, मतलब कि सेम ये जो अंदर दरम्यान में 4a + 3c = 0, 4a - b = 0 एंड 2b - c = 0। तीनों क्वेश्चन को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये आंसर निकल आ जाएगा। ए का 6 आ जाएगा, बी का 24 आ जाएगा एंड सी का आपके पास -8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगला हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 11 हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर फंक्शन है और ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस को, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्फा इनटू एक्स वाई जी रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एट एक्स वाई जी। यानी कि इस तरह से अगर लिखा हुआ हो तो मुझे क्या करता है, नॉर्मल सरफेस नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ऑफ द सरफेस एट एक्स वाई जी, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है। देन इसकी एग्जांपल दी हुई है, फाई दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने डेल फाई अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी। इसकी हमने लिया डेरिवेटिव फाई डेल की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए, और अगर पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर तो मीन्स कि इसका जो हम लेंगे पॉइंट लेंगे वो हमारे 1 1 पॉइंट है। तीनों में एक्स वाई जी की जगह पे 1 1 पुट की तो आपके पास आ जाएगा 2i + j + k विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस, ठीक है। बस सिंपल सी इतनी सी चीज है। Then next theorem है related to the gradient del phi is the scalar is a vector perpendicular to the surface phi x y z is equal to c where c is the constant। ये जो del phi है ये perpendicular vector का होता है surface का phi into x y z। del phi is the vector perpendicular to the surface phi into x y z equal to c, और c हमारे पास क्या है, एक constant है, इसको हम as a constant यूज करते हैं। Then next जो है वो ग्रेडियंट का प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन इधर मैंने लिख दिया है इसको, साथ में एग्जांपल है। इसमें हमने क्या चीजें फाइंड करनी है, ए डॉट डेल फाई फाइंड करना है और ए क्रॉस डेल फाई फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अपने माइंड में रखना है। जहां पे क्रॉस आएगा वहां पे अपने मैट्रिक को यूज करना है, ठीक है, इनके डिटर्मिनेंट की फॉर्म का मैट्रिक यूज करना है। जहां पे डॉट आएगा वहां पे सिंपली आपने डॉट प्रोडक्ट उसका ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाई लिख लिया, देन डेल फाई है हमने जो है वो फाइंड कर लिया। फाई की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए डेल की जो डेफिनेशन है पार्शियल और पार्शियल एक्स पार्शियल और पार्शियल वाई एंड प्लस पार्शियल और पार्शियल जे, वो अप्लाई करते हुए हमने डेल फाई निकाली, और जो पॉइंट था एट द पॉइंट 1 - 1 एंड 1 जो है वो हमने यहाँ पे इसका निकाल लिया है। इस पॉइंट्स को पुट करते हुए हमने डेल फाई निकाल लिया, और जो गिवन वेक्टर था वो कौन सा था, यहाँ पे हमें दिया हुआ 2xk - 2yj जो भी था, और इसका जो पॉइंट है वो 1 - 1 एंड 1 है। एट अब इस पॉइंट को ले लेना है दोनों को, मतलब ये जो पॉइंट है वो भी आ जाएगा साथ में जो भी हमने फाइंड किया है 2i + 3j प्लस जो है वो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और a डॉट डेल फाई जब आप करेंगे देखिए इस फंक्शन में जब आपने एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करी है तो आपके पास ये आ जाएगा 2i + 3j एंड प्लस k, ठीक है। ये जो है ना जो a है इसमें भी आपने ये वैल्यूज को पुट कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट डेल फाई को तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। देन जब क्रॉस करना है तो सिंपल जो a का मैट्रिक हमारे पास वेक्टर आया था 1 - 1 और 1 पुट करने से मल्टीप्लाई बाय जो डेल फाई का आया था उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल i j k, जब क्रॉस की बात होगी तो i j k, और जहाँ पे आपके पास दोनों फंक्शंस के i वाली टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ पे j वाली टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पे k वाली टर्म्स आ जाएंगी। सिंपल आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। फर्स्ट i को जब आप लेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के अंदर वाली मल्टीप्लिकेशन j को लेंगे तो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़ देना है। देन k को लेंगे तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़ देना है। बाकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपल आपका ये आंसर आ जाएगा।
देन आपके पास नेक्स्ट है ग्रेडियंट, मॉड्यूल नंबर 14 है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेल फाई आर किसके इक्वल होता है, फाई डैश आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी इसकी जो है वो नीचे डेरिवेशन है, इसको बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, बस जस्ट एज अ सैम्पल मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया था कि किस तरह से इसको जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। डेल फाई आर जो एफ आर था उसके ऊपर हमने फाई का फंक्शन जो है वो डेल का फंक्शन है वो अप्लाई किया, डेल की डेफिनेशन अप्लाई की, फिर देन हमने चेन रूल इसके ऊपर यूज किया है। और आर की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। सर्कल जो इसका रेडियस होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। देन इसको हमने पार्शियली डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। फिर जो हमारे पास था इस इक्वेशन में हमने डेल आर ओवर पार्शियल और पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की जगह पे सिंपल ये वैल्यूज को सबको पुट कर दिया हुआ है और एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है, ये प्रूफ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15 है, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें भी सिंपल वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना वो है उस पर नोट्स पे इसको नोट नहीं था किया। तो यहाँ पे डेल फाई दिया हुआ है एंड फाई भी फंक्शन भी दिया हुआ है और पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो सिंपल डेल फाई की जो इक्वेशन है उसके ऊपर हमने इसको डेरिवेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। डेरिवेट करने के बाद जहाँ पे जो है ना वो साथ में हमने कांस्टेंट को भी लेना होता है, जैसे कि पिछला जो हमारा मॉड्यूल था उसमें हमने कांस्टेंट देखा था, तो कोई भी कांस्टेंट ले लेते होते हैं साथ में और फिर उन दोनों कांस्टेंट को लगा के यानी कि एक इक्वेशन बना देते हैं, जो उनकी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और बाकी किसी एक कांस्टेंट को लगा के वहां से हमारी जो है ना वो एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। उस कांस्टेंट की फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, डाइवर्जेंस की एक वेक्टर ऑपरेटर है, व्हेन वी अप्लाई दिस ऑपरेटर टू क्वालिटी ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर इट प्रोड्यूस द स्केलर फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक तो डाइवर्जेंस खुद क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करते हैं ऑपरेटर टू द क्वालिटी ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड की क्वालिटी के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक स्केलर फील्ड देता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को राइट किस तरह से किया जाता है, डेल डॉट वी से या फिर डेल वी से, तो इसको इस तरह से फिर हम जो है ना वो इसकी डेफिनेशन करते हैं। पार्शियल v1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v2 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल v3 ओवर z आ जाएगा। देन डेल डॉट वाई, डेल डॉट वी क्या है, स्केलर क्वांटिटी अभी भी हमने देख लिया है, एंड डेल डॉट वी नॉट इज इक्वल टू वी डॉट डेल। आप बेशक इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन लें और पहले आप डेल का फंक्शन अप्लाई करें एंड देन डेल को वी के ऊपर अप्लाई करें या फिर वी डॉट डेल करें, ये दोनों इक्वल में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हमें कहते हैं कि अगर जो है वो v एक कांस्टेंट वेक्टर है तो देन डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 होगा। एंड ये हम आगे भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर v हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर कोई होता है, या फिर हमने ये कंडीशन डिस्कस की थी कि डेल डॉट v इक्वल टू 0 तब होगा जब v एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसके अलावा इसके ऊपर एक और कंडीशन भी आती है कि अगर डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 होता है किसी रीजन r में, तो देन जो v वेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कोई स्टेटमेंट कोई वेक्टर दिया जाता है, वो कह सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है या नहीं है, तो उसके ऊपर अपने सिंपली डेल का जो फंक्शन है, डेल की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर देनी है, लाइक पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई एंड पार्शियल और पार्शियल सी, जो भी वेक्टर दिया गया है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर। उसकी अगर आप उसका आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो आप नीचे स्टेटमेंट आसानी से दे सकते हैं कि द गिवन वेक्टर इज अ सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट। अगर वो 0 नहीं आता, कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, तो देन आप उसको कहेंगे कि वो आपका नॉन सोलिनॉइड है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कि यहाँ पे देख लें नीचे, डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर इज सोलिनॉइड वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, डेल का फंक्शन अप्लाई किया हमने। जब डेल का फंक्शन हमने अप्लाई किया तो उसने कहा कि ये सोलिनॉइड, इट्स मीन कि डेल डॉट वी है उसको हमने किसके इक्वल रखना है, उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो इसके ऊपर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया, इसको पार्शियल और पार्शियल एक्स से किया, इसको इसके ऊपर वाई अप्लाई किया, इसके ऊपर जी अप्लाई किया, तो सिंपल जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट a जो है वो यूज हो रहा था। तो जब इसके ऊपर हमने अप्लाई करने के बाद पार्शियल, देन हमारे पास सिंपली a की वैल्यू आ गई है। जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दी है। जब a की वैल्यू को हमने इस पूरे फंक्शन में सब्सटीट्यूट किया तो देन डेल डॉट v इक्वल टू, ये हमारे पास 1 की इक्वल आया था, ये भी 1 की इक्वल आया था। एंड जहाँ पे इसको जब दोबारा से इसके ऊपर हम डेल का फंक्शन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट पार्शियल, इसका डेरिवेटिव लिए, इसको विद रिस्पेक्ट टू y एंड इसको
विद रिस्पेक्ट टू जी, तो सिंपल यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो देन इसके ऊपर हमने क्या किया, डेल डॉट वाई हमने अप्लाई किया जब, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 तो 2 - 2 0, तो आ गया हमारे पास डेल डॉट वी इक्वल टू 0। तो अगर जो 0 के इक्वल आए तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या, एक सोलिनॉइडल वेक्टर जो गिवन फंक्शन है वो सोलिनॉइडल है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल डेल ही यूज हो रहा है फिलहाल, अभी तक जितना भी हमने कर लिए 17-18 मॉड्यूल्स कर लिए, तो सब में हमारे पास एक ही चीज बार बार रिपीट हो जा रही है, डेल। तो डेल को बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपने। डेल मीन्स कि आपने पार्शियल फंक्शंस जो है ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव सबके ऊपर अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो डेल डॉट वाई हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ए प्लस बी इक्वल टू डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी, ठीक है। तो सिंपल अपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, इसको मतलब खुद से ले लेना, लेट कर लेना a1 b1 a2 b2, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो इसके ऊपर फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करने होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास डेल डॉट ए डेल डॉट बी के इक्वल आ जाएगा, जो भी फंक्शन जहाँ पे दिए हुए उन फंक्शन को साथ में लिख दे, एक में सारे आपके a आ जाएंगे और एक में b आ जाएगा। तो जो a वाले हैं वो आपका डेल a के इक्वल आ जाएगा और जो b वाले हैं वो आपका डेल डॉट b के इक्वल, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस लिख दी गई, यहाँ पे आपका डॉट है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। सिंपल इसी तरह से इसको भी आपने प्रूफ कर लेना है। सिंपल डेल का फंक्शन अप्लाई करना है, एक साइड पे डेल ए आ जाएगा, दूसरी साइड पे बी आ जाएगा, तो वो आपका इसके इक्वल आ जाएगा, जो भी इसके आपने प्रूफ करना है इसके सिस्टम के। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैप्लासियंस, इसकी डेफिनेशन, इसका ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन में हजारों दफा आपका एमसीक्यू से रिपीट हुआ है। द लैप्लासियंस आर द लैप्लास ऑपरेटर इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑब्जेक्टिव गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द गिवन डिफाइंड वेक्टर स्पेस है। इसको डिफरेंट तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको हम डेल डॉट वी भी लिखते हैं, इसको हम डेल स्केयर वी भी लिखते हैं, या फिर डेल डॉट डेल वी भी हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो है ये आपके पास यहाँ पे वी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वी फंक्शन है, इसको आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास v फंक्शन है। देन आगे एमसीक्यूज आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द लैप्लासियंस इज गिवन बाय द सम ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हमने यहाँ पे भी देख लिया कि ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें। देन इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, डेल स्केयर इक्वल टू दिस फंक्शन के इक्वल होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक स्केलर ऑपरेटर है और 2 डायमेंशन में लैप्लासियंस ऑपरेटर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। डाइवर्जेंस आर द ग्रेडियंट ऑफ द फाई रिटन एज, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू डेल स्केयर फाई एंड डेल स्केयर फाई इज कॉल्ड द लैप्लासियंस ऑफ फाई। एंड जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। अगर स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशंस को इन द कार्टेशियन रीजन आर, देन फाई इज सेड टू बी द हार्मोनिक फंक्शन। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वही चीज रिपीट हो रही है कि इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, ये आपकी जो है वो इक्वेशन है। एंड हम लैप्लास ऑपरेटर को पोलर कोऑर्डिनेट में जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा की नोटेशन में। इसके अलावा 2 डायमेंशनल लैप्लास ऑपरेटर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को मैंने डिफाइन कर दिया, कोई भी चीज आपकी स्किप नहीं होगी। हर जो एमसीक्यूज है वो आपका इस फाइल से आपका रेडी हो जाएगा, अगर आप इसको रेडी करना चाहें तो, ठीक है। ये आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जल्दी से वहां से ही इसको डाउनलोड कर ले। देन एग्जांपल्स एंड की वही चीजें बार बार हैं। डेल डॉट ए आपने फाइंड करना, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। सिंपल आपने डेल फंक्शन अप्लाई किया और उसमें पॉइंट पुट कर देने जो गिवन होंगे, ठीक है। आगे जो मॉड्यूल 20 है, 21 है, 22 और 23, इसमें लैप्लासियंस के रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा साथ में, ताकि वो भी आपका कवर हो जाए। बट अगर आप जो है वो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और इसकी जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं वो भी आप कर लेते हैं, तो आपके लिए ये काफी हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, ये एग्जांपल है, इसमें डेल डॉट फाई करना है, डेल ए डॉट डेल फाई अपने फाइंड करना है, डेल डॉट फाई ए, यानी कि सारी चीजें वही हैं। सिंपली बेसिकली जस्ट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि पहले आपने डेल फाई करना है, फिर उसको एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो फंक्शन दिया वो उस फंक्शन को उसमें पुट कर देना है। तो सिंपल से ये है। अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे अगर आपको कोई चीज इन एग्जांपल्स में से ना समझ आए तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहां पे आपकी हेल्प कर दूं, ठीक है। उसके बाद ये आपका मॉड्यूल नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कुछ इसके प्रूफ दिए हुए हैं। इसका जो ये फार्मूले का प्रूफ है इसको बेशक आप स्किप कर दें, जस्ट इसका जो बेसिक है ना
यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है इसको आप जो है वो याद रख लें और उसके बाद बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो एज इट इज़ आपकी प्रूफ हो जाएंगी। सिंपल उसमें अपने फंक्शंस को जो है ना वो पुट करना है और आपके पास ये प्रूफ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये जनरल फार्मूला भी मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई किया गया और ये इसकी इक्वल है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। जनरल फार्मूला आपके पास इसकी ये फॉर्म है, डेल डॉट फाई आर डॉट आर इज इक्वल टू 3+r, यानी कि ये जो है ना ये गिवन था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसकी ये टर्म जो है ना वो निकाली जनरल फार्मूला का। अब इसके डेरिवेशन को बेशक स्किप कर दीजिए, बस इसका जनरल फार्मूला आपने याद रख लेना है। ये लैप्लेस की जो इक्वेशन है ना उसकी एग्जांपल्स हैं। तो 3+r इंटू आर एन इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या था 3 था, तो देन 3+3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 है ना, एंड r की पावर भी n है तो वो भी आपके पास 3 आ जाएगा, तो सिंपल ये 6r³ की इक्वल आ जाएगा। बाकी भी इसी तरह से ये होंगी। देन नेक्स्ट है कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसका कर्ल क्या है, एंड इनफाइनाइट टाइम रोटेशन इसको कहते हैं। ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द कर्ल। ठीक है, यानी कि जो इनफाइनाइट टाइम रोटेशंस होती है किसी भी वेक्टर फील्ड की उसको हम कर्ल कहते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, v x y z इज द डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड इन द सर्टन रीजन ऑफ द स्पेस, देन द कर्ल ऑफ द रोटेशन इसको क्रॉस से डिफाइन किया जाता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसके डेरिवेटिव्स को यहाँ पे लिखा जाता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स v1 वेक्टर v1 आ जाएगा, देन v2 आ जाएगा एंड देन v3 आ जाएगा। एमसीक्यूज है वेक्टर फील्ड हुज कर्ल इज 0 इज कॉल्ड इरोटेशनल। ठीक है, यानी कि वो वेक्टर फील्ड जिसकी कर्ल 0 आती है, यानी कि ये अप्लाई करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसका आंसर 0 आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी इरोटेशनल हो जाती है। आइडेंटिटीज ऑफ कर्ल कौन सी होती है, ग्रेडियंट इसका कर्ल 0 होता है हमेशा, डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू 0 होगा, और कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो भी हमेशा 0 होता है, डेल डॉट इनटू डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0 होगा, और डेल इक्वल टू 0 होता है तो इट्स मीन कि ये पूरे का पूरा फंक्शन भी आपके पास किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। देन प्रॉपर्टीज हैं कर्ल की, इसकी जो बेसिक ये है ना ये आपने बस याद रख लेनी है। ठीक है, और इस ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, वो कह सकते हैं कि कौन सी करेक्ट है कौन सी फॉल्स है, या मतलब ट्रू है फॉल्स है, इस तरह की ये स्टेटमेंट्स आती हैं। देन नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, कर्ल की एग्जांपल है, इसमें अपने डेल क्रॉस ए फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इक्वेशन आपको दी गई है ना उसी इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू जो आई वाला है वो आई के नीचे आ जाएगा, जो जे के साथ है वो फंक्शन आपका जे के साथ आ जाएगा, और जो के वाला है वो फंक्शन आपका के के साथ आ जाएगा, और फिर सिंपली इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है 3×3 मैट्रिक्स का। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट लेना तो आता ही होगा। फिर जो पॉइंट आपको दिए गए होंगे जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा उसमें आपने पुट करना है और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। बाकी जो 26 और 27 लेक्चर उसमें भी सेम यही एग्जांपल्स हैं, उनको आपने देख लेना अगर आप चाहें तो, अदरवाइज ये आपका टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। A इक्वल टू डेल फाई इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड फाई इज कॉल्ड द स्केलर पोटेंशियल, यानी कि A इक्वल टू जो डेल फाई है उसको क्या कहलाता है, वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहलाता है, और जो फाई है वो हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल होता है। इफ A इक्वल टू डेल फाई देन डेल क्रॉस A इक्वल टू 0 होता है आपके पास। ठीक है, देन आगे फिर कर्ल की एग्जांपल है यहाँ पे, if v equal to omega cross r proof w equal to r curl v where omega is the constant vector। ये constant vector ये important है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस सिंपल से वही कैलकुलेशंस हैं जो आपको वेक्टर दिया हुआ है, कर्ल v इक्वल टू जहाँ पे ओमेगा दिया हो ना, ओमेगा इक्वल टू r कर्ल v, तो सिंपली जस्ट आपने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इंटू एक्स वाई जी जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ओमेगा के, तो सिंपल आपने जो है वो ओमेगा 1 है तो उसके साथ क्या आपके पास आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ओमेगा 2 एंड वाई और जी। अब सिंपली यहाँ पे आप देख लें आई जे और के जो वेक्टर्स है ना, ये इसकी बेसिकली टर्म लिखी हुई है। यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की जगह पे सेम वही चीजें आएंगी, पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वन, पार्शियल और पार्शियल जी। एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टर्म्स यूज हो रही है आई की, जे की और के की, वो टर्म्स जो है वो हमारे यहाँ पे हमने लिख देनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लगेगी क्रिटिकल सी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल अपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी, और एट द एंड आपके पास ये चीज आपकी प्रूव होके आ जाएगी। ठीक है, देन आगे आपके पास एमसीक्यूज है, अगर कर्ल इज इक्वल टू 0 होता है तो देन देयर विल बी नो रोटेशन एंड द वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड द इरोटेशनल। ये आप पहले भी देख चुके हैं, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो मींस कि वो इरोटेशनल होती है। अ फील्ड विच इज नॉट रोटेशनल उसको हम कौन सी कहते हैं, वो आपकी वॉर्टेक्स फील्ड कहलाती है। इसकी डेफिनेशन आप जो है ना वो गूगल कर सकते हैं कि वॉर्टेक्स फील्ड कौन सी फील्ड होती है। देन वेक्टर की आइडेंटिटीज हैं, इनको अपने माइंड में रखना है, दोनों आइडेंटिटीज को आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइन इंटीग्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा
ज्यादातर इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है। इंटीग्रल हुज द फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड अलोंग द कर्व इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं? ये आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। अगर आपको याद हो तो आपके क्विज में बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हुई थी। वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट ऑन द सेम कर्व। ठीक है, उसी कर्व के ऊपर जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो आती है। लाइन इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डबल इंटीग्रल एंड द सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक डबल इंटीग्रल होता है और एक सरफेस इंटीग्रल होता है। देन द इंटीग्रल दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, उसको कौन सा, उस ये भी लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है जिसमें डी आर इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में, उसको आप जो है वो कहते हैं, वो आपकी लाइन इंटीग्रल की होती है। इसके अलावा लाइन इंटीग्रल के नाम से भी एक्सप्रेस्ड है, जिसको इस तरह से भी एक्सप्रेस्ड किया जाता है। इसके फंक्शन को भी आप देख लें। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलें तो लाइन इंटीग्रल इज सम टाइम कॉल्ड द स्केलर लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर ए। ये जो आपके पास फॉर्म है इसको आप स्केलर लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। ये क्लोज्ड कर्व है लाइन इंटीग्रल की अराउंड द सी, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये आपका जो इस इंटीग्रल के ऊपर एक सर्कल सा है, ये आपकी क्लोज्ड कर्व की सिंबल है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी कर्व होती है? कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, यानी कि विदाउट पेन को उठाए आपका एक पॉइंट जो है वो बनाती है, तो उस पॉइंट को सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सर्कल सा बनाया है, इस तरह की जो कर्व होती है उसको आप क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल कौन कौन सी है? एमसीक्यू जिसके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। इफ वेक्टर फील्ड टू बी इंटीग्रेटेड ए is the force F on the particular move along the C, then the line integral show the work done by the force। क्या शो करता है? वर्क डन को शो करता है अगर एक वेक्टर फील्ड को F फोर्स के साथ अप्लाई किया जाए तो। उसके बाद फ्लड मैकेनिक्स क्या है? वेक्टर फील्ड विद इंटीग्रेटेड A रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द सम फ्लड, देन द लाइन इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ A अबाउट C। ठीक है, यानी कि अगर फ्लड मैकेनिक्स की बात की जाए तो उसमें वेक्टर फील्ड जो है उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो देन वो क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाती है A अबाउट C की। एनी इंटीग्रल which is to be calculated along a curve is called the line integral। या फिर कोई भी ऐसा इंटीग्रल जिसको along a curve कैलकुलेट किया जाता है वो आपका लाइन इंटीग्रल कहलाता है। देन कुछ और आइडेंटिटीज हैं इंटीग्रल्स की, इसको आपने देख लीजिए। बाकी इसमें सिंपल वही चीजें हैं जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेते रहे, इसी तरह से अब इंटीग्रल के बाद है तो मींस कि हमने क्या करना है? इसकी इंटीग्रेशंस करनी है, तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी ही होंगे। ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद जनरल इंटीग्रल इंडिकेट्स द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द गिवन वेक्टर फील्ड एंड द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या करता है? डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद लाइन इंटीग्रल की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने तीनों जो है ना वो स्टेटमेंट्स को देख लेना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यूज आपका, इफ द सेंस ऑफ ओरिएंटेशन अलोंग द सी इज रिवर्स एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज मल्टीप्लाइड बाय -1, कि अगर जो है वो हमारे पास रोटेशन जो हम करवा रहे हैं वो रिवर्स करते हैं, हम ऑपोजिट फॉर्म उसको लेके आते हैं, मीन्स कि अगर ए टू सी जा रही है, जब हम उसको सी टू ए लेके आएंगे तो उसके साथ जो लाइन इंटीग्रल है ना उसकी जो वैल्यू आएगी उसके साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा सी को पीस वाइज भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, C1 C2 अप टू C n टर्म्स तक। उसके बाद एग्जांपल है लाइन इंटीग्रल की, अगर फाई इक्वल टू एक फंक्शन है और f इक्वल टू भी एक फंक्शन है, देन c इक्वल टू यहाँ पे कुछ कर्व दी गई है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू दी गई है, फ्रॉम t0 टू t1 आपके पास इसके इंटीग्रल्स की लिमिट्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाई का जो फंक्शन है x y z दिया हुआ है, इसमें हमने जो है ना वो ये जो इसने फंक्शन दिए हुए हैं वो वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास r का फंक्शन है, अब यहाँ पे आपका r यूज होगा। ठीक है, यानी कि आप इंटीग्रल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक r यानी कि रेडियस वेक्टर जो है ना वो आपका यहाँ पे यूज होगा। तो x हाई प्लस वाई जे प्लस जी के रेडियस वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की, z की जगह पे z की। देन अब यहाँ पे अपने dr लेना है। ठीक है, यानी कि dr व dt, यहाँ पे dt मैंने इस साइड पे लिख दिया, dr व dt मतलब कि इस पूरे फंक्शन को विद यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या यूज हो रहा है? t यूज हो रहा है ना दरम्यान में, तो विद रिस्पेक्ट टू t इस पूरे फंक्शन को आपने क्या कर देना है?
इसको इंटीग्रेट आपने इसका डिफरेंशिएट आपने कर देना, इसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद सिंपल आपने इसके ऊपर लिमिट्स पुट कर देनी, जो लिमिट्स इसने दी हुई है क्वेश्चन में 0 to 1 दी हुई है, तो सिंपली वो लिमिट्स आपने पुट करने और एट द एंड आपके पास एक सिंपल इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे भी इसमें इसी तरह से अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो फिर जैसे मैंने आपको आगे तरीका बताया, आई के नीचे आई के फंक्शन, जे के नीचे जे के और के नीचे के और फिर सिंपली इसका आपने डिटर्मिनेंट लेने, अगर डिटर्मिनेंट लेने में कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आई लेंगे तो बाकी फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, जे लेंगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देना है, के लेंगे तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ देनी है, और बाकी आपका मल्टीप्लिकेशन है और लिमिट सिंपली आपने पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में और दरम्यान में माइनस लगा के फिर उसी फंक्शन में आप लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो आपका सिंप्लीफाइड एक आंसर आ जाता है। देन लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये आपका है, इसमें जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बस छोटा सा ही था। द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल जनरली डिपेंड अपॉन ओनली द एंड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। ये एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है एंड आल्सो ज्योमेट्रिक शेप जो है ना सी की, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने कर लेनी है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल V डॉट डी आर इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ C इन द गिवन रीजन R इफ द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इज द सेम फॉर ऑल द पाथ, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज आपका, और ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ की वो डेफिनेशन पूछ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे थ्योरम है, prove that a necessary and a sufficient condition for necessary and sufficient mean के दो यहाँ पे conditions आ जाती है, if and only if की condition। necessary and sufficient का मतलब है if and only if, ठीक है। यानी कि पहले जो है वो उसका एक पार्ट आप कंसीडर करें और दूसरे को प्रूफ करें, देन जो आपने प्रूफ किया उसको कंसीडर करें और जो आपने पहले सपोज किया था उसको आपने प्रूफ कर देना होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे कंजर्वी जो है उसकी एक डेफिनेशन यूज हो रही है, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन यूज हो रही है। कंजर्वेटिव मीन कि जब उसका उसका इंटीग्रेशन लेते हैं वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। और इन द गिवन रीजन इज दैट, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया हुआ है, V डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर आर क्लोज पाथ C इन द रीजन। आगे इसका प्रूफ है, इसको थ्योरम को आपने देख लेना है, ये सब्जेक्टिव में मे भी आ सकता है मे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और सिंपली उसकी इंटीग्रेशन है और उसकी वैल्यूज को पुट करके हम जो है ना वो इसकी डायरेक्शन में एक को लेट करते हैं और दूसरे को प्रूफ करते हैं, दूसरे को लेट करते हैं और पहले को प्रूफ कर देते हैं। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जो पहले भी हमने देखा है कि उसको -1 के साथ फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी जो है ना वो डायरेक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है लाइन इंटीग्रल के ऊपर ही स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने कर लेनी है। ये क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है फॉर देयर एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस वेक्टर फील्ड इन द सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन होता है इसका एंड दैट सेटिस्फाई द रिलेशन V इक्वल टू डेल फाई, ठीक है, डेल V सॉरी। देन आगे एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास इसको हमने एवेल्युएट करना है, 0 to 2 लिमिट दी गई है, a डॉट बी डी टी। ए और बी दो आपको फंक्शंस भी दिए गए हैं, ए और बी को सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आई वाले फंक्शन आई के साथ, बी वाले फंक्शन बी के साथ एंड जे वाले फंक्शन के वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली जो लिमिट्स आपको दी गई हैं उन लिमिट्स को आपने करना है अप्लाई और आपका फंक्शन जो है वो आ जाएगा। जब क्रॉस की बात होगी तो सिंपली उसी चीज को आपने जो है ना वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है लाइन इंटीग्रल की, इसमें वर्क डन आपने फाइंड करना है, तो वर्क डन का फार्मूला F डॉट डी आर आपका होगा जितने आपको ना फंक्शन इसमें गिवन होंगे, ठीक है, उसके मुताबिक आपने डी आर को लेना है। अगर एक्स वाई जी 3 हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे 3 आएंगे, अगर 2 यूज हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे 2 ही आएंगे। डी एक्स आई प्लस डी वाई जे यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे क्योंकि फंक्शन में 2 ही यूज हो रहे हैं तो दैट्स हमने यहाँ पे 2 ही यूज किए हैं। तो फिर आपने सिंपली क्या कर देना है, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है जो F डॉट डी आर है, पहले F डॉट आर और जो फंक्शन दिया हुआ है ये f इक्वल टू 3xi माइनस वाई स्क्वायर जे दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने इसको कर देना, अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन को 0 to 1 आपकी आ जाएगी और इसको सिंपली y की वैल्यू अब 2x² जो यहाँ पे दी हुई है वो आपने पुट कर देनी है एंड इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 4x dx और सिंपली इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे y की और जो फिर पूरी जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। फिर इसकी अपनी इंटीग्रेशन लेनी विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन 39 और 40 लेक्चर में भी इसी तरह की एग्जांपल है, उनको आप देख लीजिएगा इफ यू वांट, अदरवाइज आप इसके एग्जांपल को कर लें तो बाकी वो दोनों भी इसके सेम ही है।
देन नेक्स्ट आपका सरफेस इंटीग्रल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जिसमें ds इन्वॉल्व होता है वो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है, जिसमें dr आपने पीछे पढ़ा, जिसमें dr इन्वॉल्व होगा वो आपका लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है। देन a डॉट ds, ये इसकी आप सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन यूज होती है, ये भी आप याद रख ले। यूनिट नॉर्मल n टू एनी पॉइंट, यूनिट नॉर्मल n टू द एनी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ s, ठीक है। पॉजिटिव साइड ऑफ s इज कॉल्ड द पॉजिटिव और आउटवर्ड। अगर आपके एमसीक्यूज में ये ऑब्जेक्टिव है आपका, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर आपने इनकी जो यूनिट नॉर्मल होता है टू एनी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ एस इज कॉल्ड द पॉजिटिव यूनिट नॉर्मल। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर आपको उसका आउटवर्ड जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड द फ्लक्स, इसको जो है वो फ्लक्स बी कहते हैं, अ वे थ्रू एस। फाइंड द स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसको मैं इसलिए रीड कर रही हूँ। इफ एस इज द कॉल्ड क्लोज सरफेस देन सरफेस इंटीग्रल में भी रिटन एज, फिर इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। क्लोज्ड का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो है ना वो इंटीग्रेशन के ऊपर ये क्लोज्ड एक सर्कल आता है, तो इसको हम फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टीज है सरफेस इंटीग्रल की, सिंपल जैसे हमने लाइन इंटीग्रल की देखी है वही प्रॉपर्टीज आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आपने जो है ना वो रख लेना है माइंड में। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस इंटीग्रल की एवोल्यूशन है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके जो क्विज हुआ उसमें भी बार दफा ये रिपीट हुआ है। a डॉट एन डी एस इक्वल टू दिस a डॉट एन डी एक्स व डी वाई इन टू एन के, ठीक है। अगर ये एक्स वाई प्लान पे होगा तो फिर आपके पास यहाँ पे ये आएगा डी एक्स एंड डी वाई। जब आपके पास वाई जी प्लान पे होगा तो डी वाई डी जी आएगा। जब जी एक्स प्लान पे होगा तो डी जी और डी एक्स आएगा। सिंपल ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सरफेस इंटीग्रल की। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई, ये पैराबोलिक सिलेंडर की इक्वेशन दी गई है और इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, एफ डॉट एन डी एस, इसको हमने एवलिएट करना है। तो सबसे पहले इसका जो डेल है वो हमने निकाल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो भी हमारा आएगा वो हमने लिख लिया। देन इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लेना है, ये जो हमारा आंसर है इसी का। देन एन डॉट आई आपने ले लेना है 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16, यानी कि इसी ये जो आपका आंसर है ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन एफ डॉट एन जब आप फाइंड करेंगे तो जो एन है वो आपके पास ये था, इसको आपने जब सिंपलीफाई किया ये आपके पास एन का फंक्शन था बेसिकली। तो एफ डॉट एन, एफ का जो फंक्शन दिया हुआ उन दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया आपने इस फंक्शन के साथ, तो आपके पास ये इसका सिंपलीफाइड आंसर आ गया। देन नेक्स्ट आपके पास सिंपल वही एफ डॉट एन डी एस, यहाँ पे देखें ये चीज है, ठीक है। एफ डॉट एन डी एस हमारे पास है, तो यहाँ पे अब इसकी लिमिट्स भी पुट कर दी हैं 0 to 4, ये आपके पास यहाँ पे गिवन भी होंगी, ये इसने दी हुई है, ठीक है। 4 और 6 दो लिमिट्स इसने दी हुई है y की और z की, 0 to 4 दूसरी 0 to 6 आ जाएगी। तो y और z में आपके पास ये आंसर था, तो जो कैंसिल होते थे उन दोनों को अपने कैंसिल कर दिया और बाकी इसका डेरिवेटिव लिया और इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई की और लिमिट्स अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं 45, 46, 47 में, उसको आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज इस एग्जांपल को कर लें तो आपका कंसेप्ट क्लियर। देन वॉल्यूम इंटीग्रल है ऐसा इंटीग्रल जो 3 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है वो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल रेफर टू द इंटीग्रल ओवर द 3 डायमेंशनल डोमेन। इसकी डेफिनेशन है ए विद द गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूज इन द क्लोज्ड रीजन, वो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। यहाँ पे इसमें 3 इंटीग्रेशंस के सिंबल्स यूज होते हैं। अगर जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन हमारे पास आता है तो फिर उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्म भी आप देख सकते हैं विच इज ऑर्डिनरी ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। यानी कि वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें ट्रिपल इंटीग्रल यूज होता है। अगर इक्वल टू 1 क्या है तो फिर इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। जो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आल्सो इन द सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए इसका फार्मूला ये है एंड जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है उसके लिए आपका ये फार्मूला है। ये दोनों अपने याद रखने हैं, आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव में भी वो फार्मूला पूछ सकते हैं। देन वॉल्यूम इंटीग्रल की एग्जांपल है, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो आपने यहाँ से खुद फाइंड करनी होती हैं। यहाँ से लिमिट्स आप निकालते हैं, यहाँ से आपकी x की y की लिमिट्स आ जाएंगी, यहाँ से आपके पास z की लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से निकाल लेनी होती हैं सबसे पहले।
स्केयर में है ना, तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो एक तो इनका साइन चेंज होगा और दूसरा इसके ऊपर जो है ना वो अंडर रूट का साइन भी आ जाएगा। जब एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से स्केयर खत्म करेंगे तो यहाँ पे स्केयर रूट का फंक्शन आ जाएगा। सिंपली इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 1/1 dc dy dx की इंटीग्रेशन, और एट द एंड आपके पास जो है वो इसका सिंप्लीफाइड एक आंसर आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप इनको चेक कर लीजिएगा। देन डाइवर्जेंस थ्योरम है। डाइवर्जेंस थ्योरम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू ड्राइव द इक्वेशन गवर्निंग द फ्लूइड हीट कंडक्शंस वेव प्रोपगेशंस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया भी था, आपके क्विज में रिपीट हुआ था। It states that if R is the region bounded by the closed surface A and the vector point function is continuous in the first partial derivative, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। and is outward drawn with the normal to S। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और आल्सो कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें ये क्वांटिटीज यूज होती हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ एन, ठीक है। a डॉट n इक्वल टू आपका ये पूरा फार्मूला इसके इक्वल यूज होता है। मॉड्यूल 54 को आप स्किप कर सकते हैं, जितने भी लेंथी एग्जांपल्स हैं, जितने भी लेंथी थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट कर लें और बाकी उसका प्रूफ जो है वो आप स्किप कर दीजिए। देन डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर ही दोबारा से एग्जांपल है, तो इसमें सिंपली आपने लिमिट्स आपको दी गई होंगी तो बस उसको पुट करना है, इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आई होप सो कि आपको आती होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप ग्रुप में वो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं वो सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन एग्जाम्पल है डाइवर्जेंस थ्योरम की, इसमें भी वही चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज मिलेगी कि आप फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी जो रो XYZ एंड T है मूव विद द वेलोसिटी XYZ T इफ देयर इज नो सोर्स आर नो सिंक, ठीक है, यानी कि कोई सोर्स वगैरह नहीं है उसको इखराज के लिए, उसको निकलने के लिए। तो देन डेल डॉट जे प्लस डेल पी और डेल टी इज इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू होता है पी वी के, तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में रिपीट हुआ था। और इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। इफ रो इज द कांस्टेंट देन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड डेल डॉट वी गामा वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डेल डॉट वी इक्वल टू 0 मीन्स के वी एक सोलिनॉइडल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और रो के आपके पास चार्ज डेंसिटी है, जे इक्वल टू पी वी इज द करंट डेंसिटी है। देन आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है इसकी डाइवर्जेंस की। सिंपल सी है, छोटी सी एग्जांपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और डॉट मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल आपने जो है ना वो इसमें इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन आपने करनी है और आपका जो थ्योरम जो है ना वो प्रूफ हो जाएगा। स्टोक्स थ्योरम है, इसका स्टोक थ्योरम एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन। आपका एमसीक्यू स्टेटमेंट इसकी आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो फार्मूला है वो आपने कर लेना है। देन स्टोक थ्योरम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसमें जितने भी ये हाईलाइट चीजें हैं ये आपने देख लेनी है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। मॉड्यूल 61 स्किप कर सकते हैं या मॉड्यूल 62 एग्जांपल है स्टोक थ्योरम की, इसको आपने जो है वो देख लेना है। और इसके अलावा फिर आगे रिलेटेड स्टोक्स थ्योरम के ही एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है कि इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता। देन आगे अगर हम चलें तो मॉड्यूल 64 में भी थ्योरम स्टोक थ्योरम की ही एग्जांपल है। और उसके अलावा मॉड्यूल 65 स्किप कर दीजिए। एंड 66 में भी स्टोक थ्योरम ही चल रहा है आपका। देन सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, सिंपली कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ग्रीन थ्योरम इन प्लान, शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों में आ सकता है। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो और उसकी डेफिनेशन भी आपने कर लेनी है। 64 स्किप कर दीजिए, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि आप सारे जो लेंथी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप बेशक इजीली स्किप कर सकते हैं। ग्रीन थ्योरम इन प्लान वेक्टर, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। और ग्रीन थ्योरम इज समटाइम कॉल्ड द स्टोक थ्योरम इन प्लान, ग्रीन थ्योरम को हम स्टोक थ्योरम भी कहते हैं। एंड ग्रीन थ्योरम इन द प्लान इज द स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम। उसके बाद द एमसीक्यूज एंड ग्रीन थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्लान वेक्टर नोटेशन एंड नेम्ड एज द टेंजेंशियल फॉर्म और द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ये आपका ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड वेक्टर, ठीक है। जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम मींस के गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको आप ग्रीन सेकंड वेक्टर फ्रॉम द ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं। ग्रीन आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? फाई एंड साई, ग्रीन स्केलर फंक्शन विद द कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल रीजन। यहाँ पे इसकी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो आपने देख लेनी है। उसके बाद इसका प्रूफ है सिंपल, जो पीछे हम कर चुके हैं वही बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ी सी इसमें
मज़ीद चीज़ें हैं। अब इसके एमसीक्यूज़, इसकी आइडेंटिटीज़ हैं, वो सिंपली किसकी इक्वल होती है वो देखनी है आपने। ग्रीन सेकंड आइडेंटिटीज़, इसकी डेफिनेशन और इसका बेसिक फार्मूला, और इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटीज़ बस इसकी ना एक दूसरे के इक्वल जो है वो आ जाती हैं, सिमेट्रिकल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं इनको आप अगर करना चाहें तो बेस्ट है, अदरवाइज आप आगे अगर आ जाए तो जितने भी थ्योरम्स है ना उनकी स्टेटमेंट्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और उनका जो बेसिक फार्मूला है वो नहीं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है 1/2 क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स। सिंपल। अब आपको पता है डी वाई मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है, डी एक्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, और एट द एंड आप जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट्स तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आगे से तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है 79 टू आगे जो आपके लेक्चर्स हैं। मैकेनिक्स की है, क्लासिकल मैकेनिक, क्वांटम मैकेनिक्स, इनकी डेफिनेशन है, इनको अब बस मैं रीड आउट नहीं कर रही, बस सिंपल आपको बताती हूँ कि ये आपने जो है ना वो इसकी डेफिनेशन वगैरह कर लेनी है। जितनी भी चीज़ें वो मैंने सारी हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जस्ट डेफिनेशन ही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे जो है वो आपको एक वो क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ है, तीनों लॉ है, उनकी डेफिनेशंस आपने करनी है, और उनमें एग्जांपल भी आ सकती है। मींस के आप उसको उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये चीज़ें फाइंड करनी होती है। बेसिकली रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसकी भी डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर इसमें यूज होते हैं, और बस इनके जो सिंपल ये फार्मूलाज हैं इनको आपने देख लेना है। ठीक है। और उसके बाद फ्रेमवर्क, इनिशियल फ्रेमवर्क, इसकी डेफिनेशन मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ। ठीक है। और उसके अलावा रेफरेंस सिस्टम और इनिशियल फ्रेम दोनों की डेफिनेशन दोबारा से यहाँ पे मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ, वर्टिकल, और मॉड्यूल 89 में फर्स्ट न्यूटन लॉ और सेकंड लॉ है, दोनों की अपने डेफिनेशंस और इसके बेसिक फॉर्म्स करनी है। न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेटिव लॉ, इसकी भी डेफिनेशन और बेसिक जो फॉर्म है वो करनी है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ कहाँ पे वैलिड होते हैं, ये पॉइंट भी मैंने हाईलाइट कर दिए हुए हैं, और बाकी इसमें से कोई इस तरह की चीज़ करने वाली नहीं है। एनर्जी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसके अलावा वर्क डन जो है लास्ट वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपकी एग्जांपल भी आ सकती है। वर्क डन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, F.D, और इसमें अब काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी यूज हुई है, तो ऑब्वियसली वो ही आपकी जो है ना वो यूज होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि ये लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, और दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई भी मेरी मिस्टेक हो या कोई भी चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर दूँ नोट्स में। तो आई होप सो कि ये नोट्स आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका पेपर 98%, 99% जो है वो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। मिलेंगे अपने किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।